हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। माई सेल्फ रीनू गहलोत और हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी बुक का 16 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है पाचन और अवशोषण। तो ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? 2 चीज़ों के बारे में, पाचन और अवशोषण। तो हम लोगों ने पाचन स्टार्ट किया कर दिया था, हम लोग पाचन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो जब मैंने आपको पाचन बताया था, तो मैंने आपको बताया था पाचन जो है कितने चरणों में संपन्न होता है? पाचन जो होता है या फिर आप बोल सकते हो पाचन जो होता है किसके अंदर होता है? पाचन तंत्र में होता है, ठीक है? फिर पाचन तंत्र जो होता है वह 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और हमारी सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले पढ़ना है आहार नाल के बारे में कंप्लीट, फिर हमें पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियों के बारे में, सहायक ग्रंथियाँ या फिर पाचन ग्रंथियों के बारे में, ठीक है? तो हम लोगों ने जब आहार नाल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी आहार नाल के टोटल 8 भाग होते हैं। कितने? टोटल 8 भाग। उसमें से 5 के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली थी। पहला भाग था मुख जिसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि मुख गुहा में दाँत होता है, तालू होती है, जीभ होती है। इनके बारे में भी हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था ग्रसनी, फिर ग्रसनी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? ग्रसिका के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आमाशय के बारे में। तो ये 5 भाग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर जो छठा भाग है जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ले ली थी कि छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में जान लिया था, ठीक है? अब हम लोग ढंग से अच्छे से पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। फिर छोटी आंत पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत और फिर हम पढ़ेंगे गुदाद्वार और जो हमारा आहार नाल है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं छोटी आंत से, ठीक है? तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था जो छोटी आंत होती है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आता है? डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन-सा है? क्या क्वेश्चन है? हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन-सा है? छोटी आंत, ठीक है? क्या है हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग? छोटी आंत, क्यों? क्योंकि जो हमारी छोटी आंत होती है क्या? जो हमारी छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर या फिर आप बोल सकते हो 6 टू 6.5 मीटर, ठीक है? तो हमा क्वेश्चन क्या आएगा? हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन-सा है? तो आएगा छोटी आंत, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था आहार नाल के 3 भाग होते हैं, ठीक है? कौन-कौन सा? ग्रहणी, अग्र शुद्रांश और शुद्रांश, ठीक है? डुडोनियम, जुजोनियम और इलियम। क्लियर है? इन तीनों के बारे में बताया था कि इसके 3 भाग होते हैं, डुडोनियम, जुजोनियम और इलियम, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था जो हमारा हमारा क्या होता है शुद्रांश शुद्रांत नहीं है, ये ग्रहणी आएगा यहाँ पर, ठीक है ना? क्या आएगा? ग्रहणी, ठीक है? तो लंबी कुंडलित ग्रहणी, तो जो इसको हम क्या बोलते हैं? डुडोनियम। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं डुडोनियम। फिर दूसरा भाग आता है अग्र शुद्रांश और तीसरा भाग होता है शुद्रांश। क्लियर है? और 1 सेकंड, इसको हटाते हैं, मैं वापस बताती हूँ, ठीक है? देखो, क्या होता है जो हमारी छोटी आंत होती है उसके कितने भाग होते हैं? देखो, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है अग्र शुद्रांश और तीसरा होता है शुद्रांत, ठीक है? तो छोटी आंत का पहला भाग कौन-सा है? ग्रहणी, जिसे हम क्या बोलते हैं? डुडोनियम। दूसरा भाग है अग्र शुद्रांश और तीसरा भाग है शुद्रांत, ठीक है? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत, क्लियर? उसमें से जो ग्रहणी भाग होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 सॉरी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25
सेंटीमीटर। मतलब ग्रहणी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डुडोनियम, अग्र क्षुद्रांत को जुजोनियम और क्षुद्रांत को ईलियम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया छोटी आंत की टोटल लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर टू 6.5 मीटर। ठीक है, अब छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांश और क्षुद्रांत। तो छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है उसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, और जो छोटी आंत का अग्र क्षुद्रांत भाग होता है इसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर, और जो छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग होता है इसकी लंबाई होती है 3 मीटर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो हमारा आंसर जाएगा छोटी आंत। अगर क्वेश्चन ये हो कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग, तो आंसर क्या जाएगा? क्षुद्रांत या फिर ईलियम। ठीक है, क्लियर है? आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन के अंदर आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा गया है या फिर छोटी आंत का सबसे लंबा भाग पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे छोटी आंत। और अगर क्वेश्चन में किसका लंबा भाग पूछा है? हमारी छोटी आंत का, तो आप बताएंगे क्षुद्रांत या फिर ईलियम। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर होती है। क्लियर है? फिर क्या होता है? एक लाइन दी हुई है, छोटी आंत किसका स्त्रवण करती है? छोटी आंत आंतरीय रस का स्त्रवण करती है। क्लियर है? छोटी आंत किसका स्त्रवण करती है? आंतरीय रस का। जिस प्रकार हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है जो किसका स्त्रवण करती है? जठर रस का। और उस जठर रस में क्या होता है? प्रोडेनिन होता है, पेप्सिनोजन होता है, HCl होता है। उसी प्रकार हमारे आमाशय के अंदर जो कौन सा रस का स्त्रवण होता है? आंतरीय रस का, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, उसका क्या होता है? स्त्रवण होता है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने आमाशय पढ़ा तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सा जठर रस है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स है, कौन कौन से जूसेस हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा आंतरीय रस या फिर इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग इसे स्टार कर सकते हैं, क्या है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, क्लियर? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है जिसका स्त्रवण कौन करता है? इसका स्त्रवण करती है हमारी इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखना, एंटेरोकाइनेज, इसका स्त्रवण कौन करता है? हमारी इंटेस्टाइन। और ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है? सबसे पहली बात, एंटेरोकाइनेज कहाँ पर स्रवित होता है? हमारी छोटी आंत के अंदर। क्यों? क्योंकि हम किसके जूस की बात कर रहे हैं? हमारे इंटेस्टाइनल जूस की बात कर रहे हैं। तो यह एंजाइम कहाँ पर सीक्रेट होता है? हमारी छोटी आंत में। अब हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि ये एंजाइम कहाँ पर सीक्रेट होता है। अब हम क्या पता करेंगे? इस एंजाइम के कार्य क्या हैं? इस एंजाइम के कार्य देखो, जो ये हमारा एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करता है? ट्रिप्सिनोजन को, जो हमारा अग्नाशय होता है। और फिर वो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय रस का स्रवण करता है। जिस प्रकार हमारा आमाशय जठर रस का स्रवण करता है, छोटी आंत आंतरीय रस का स्रवण करती है, उसी प्रकार हमारा अग्नाशय जो है अग्नाशय रस का स्रवण करता है। उस अग्नाशय रस में क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन। उस अग्नाशी रस में क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन। क्लियर है? उस अग्नाशी रस में होता है ट्रिप्सिनोजन, और ये ट्रिप्सिनोजन को कौन सक्रिय करता है? हमारा एंटेरोकाइनेज। कौन सक्रिय करता है? एंटेरोकाइनेज क्या करता है? अग्नाशय से आने वाले ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय करता है और किस में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन में। किसमें परिवर्तित किया? ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। क्लियर? ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। तो आप लोग समझ रहे हो कि एंटेरोकाइनेज कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर ये एंटेरोकाइनेज नहीं होगा तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में नहीं बदलेगा, और ट्रिप्सिनोजन जब ट्रिप्सिन में नहीं बदलेगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। इसीलिए एंटेरोकाइनेज बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है वो
कहाँ से स्रावित होता है? हमारे इंटेस्टाइनल जूस में होता है, ठीक है। कहाँ से स्रावित होता है? हमारी छोटी आंत में, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ पर स्रावित होता है? छोटी आंत के अंदर। और इस एंजाइम का कार्य क्या है? हमारे अग्नाशय से आने वाले अग्नाशय रस में उपस्थित ट्रिप्सिनोजन को किसमें परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन में। किसमें परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिनोजन को किसमें परिवर्तित किया उसने? ट्रिप्सिन के अंदर परिवर्तित कर दिया। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। बार बार बता रही हूँ, अगर एंटेरोकाइनेज नहीं होगा तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा, और जब ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। इसीलिए इस एंजाइम को स्टार कर लेना। फिर सेकंड आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। क्या है? इंटेस्टाइनल लाइपेज। जहां पर भी लाइपेज वर्ड आ जाए तो आप लोगों को माइंड में ध्यान रखना है कि किसका पाचन हो रहा है? वसा का, ठीक है। अगर वो लाइपेज इंटेस्टाइन से आ रहा है तो इंटेस्टाइनल लाइपेज, अगर वो हमारे आमाशय से आ रहा है तो उसे हमने बोल दिया गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज मतलब किसका पाचन होगा? सिर्फ और सिर्फ वसा का, ठीक है। और ये लाइपेज अगर जिस जगह से आ रहा है वो नाम आगे से ऐड कर देना होता है हमको। जैसे ये लाइपेज अगर हमारी छोटी आंत से आ रहा है तो हम इसे बोल देते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। अगर ये एंजाइम हमारे आमाशय से आता है तो हम इसे बोल देते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। क्लियर है? अब क्या है? इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। तो हमारे आंतरी रस में क्या होता है? एक तो एंटेरोकाइनेज होता है जो कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, और हमारे आंतरी रस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये इंटेस्टाइनल लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। हम लोग जो भोजन करते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, प्रोटीन होती है। तो जो हमारे भोजन में प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, जो मैंने आमाशय के अंदर बताया, ठीक है। और जो हमारे भोजन के अंदर वसा होती है उसका पाचन कौन करता है? उसका पाचन करता है ये लाइपेज। आमाशय से आने वाले लाइपेज को गैस्ट्रिक लाइपेज, छोटी आंत से आने वाले लाइपेज को इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत। अगर हम छोटी आंत की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत की बात कर रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? फिर आता है इंटेस्टाइनल अमाइलेज। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइपेज वर्ड आते ही आपको समझ जाना है कि हम किसके पाचन की बात कर रहे हैं? वसा की। उसी प्रकार अमाइलेज आते ही आप लोगों को समझ जाना है कि हम किसके पाचन की बात कर रहे हैं? हम लोग पाचन की बात कर रहे हैं शर्करा की। शर्करा, पॉलीसैकेराइड शर्करा, इनके पाचन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये अमाइलेज जहां से आता है वह नाम आगे ऐड कर दिया जाता है। मतलब अगर हमारे ये अमाइलेज कहाँ आ रहा है? छोटी आंत से आ रहा है तो इसमें हमने बोल दिया इंटेस्टाइनल अमाइलेज, ठीक है। ऐसा अमाइलेज एंजाइम जो कहाँ से आ रहा है? हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये किसका पाचन करेगा? शर्करा का, पॉलीसैकेराइड का पाचन करेगा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड मतलब शर्करा, शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। क्लियर है? फिर क्या होता है? हमारे क्या होता है हमारे, देखो इसको साइड में रखते हैं। लैक्टेज, 3 एंजाइम होते हैं, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है। 3 एंजाइम्स होते हैं, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज। एज जिसके पीछे लगता है ना, ASE एज, वो क्या होता है? हमारा एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। तो लैक्टेज, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज, तो ये क्या है? हमारा एंजाइम। तो जो आंतरी रस के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? लैक्टेज, लैक्टेज, माल्टेज, ठीक है, सुक्रेज। ये एंजाइम किसका पाचन करते हैं? डाइसैकेराइड का। किसका पाचन करते हैं? डाइसैकेराइड का। मतलब लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं। क्लियर है? तो आप लोग इतना याद रखो कि जो हमारा लैक्टेज एंजाइम है वह लैक्टोज लैक्टोज डाइसैकेराइड का पाचन करता है। सुक्रेज जो एंजाइम है वह सुक्रोज डाइसैकेराइड का पाचन करता है। और जो हमारा फ्रक्टोज
या फिर क्या है हमारा माल्टोज़ है, जो किसका पाचन करता है? सॉरी माल्टेज़ जो है किसका पाचन करता है? माल्टोज़ का। तो ये तीनों एंजाइम कहाँ से आ रहे हैं? हमारी छोटी आँत से आ रहे हैं। ये हमारे डाइसैकेराइड का पाचन करते हैं। मतलब जो लैक्टेज़ है वो किसका पाचन करता है? लैक्टोज़ का। माल्टेज़ किसका पाचन करता है? माल्टोज़ का। और सुक्रेज़ किसका पाचन करता है? सुक्रोज़ का। क्लियर है? क्लियर है कि जो लैक्टेज एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। माल्टेज एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? माल्टोज का। और सुक्रेज एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। और ये तीनों ही क्या है हमारे? ये तीनों ही हमारे हैं डाइसैकेराइड। क्या है हमारे? डाइसैकेराइड। तो जो हमारे लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं? पाचन करते हैं किसका? डाइसैकेराइड का। और वो डाइसैकेराइड कौन-कौन से हैं? माल्टेज जो होता है माल्टोज का करता है, सुक्रेज जो होता है सुक्रोज का करता है और क्या है? लैक्टोज जो होता है वह लैक्टोज का करता है। क्लियर है? तो हमारे जो इंटेस्टाइनल जूस या फिर आंतरीय रस है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अंदर हमारा हमारा एंटेरोकाइनेज। ठीक है? क्लियर है? याद रखना इससे क्वेश्चन बनता है कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट एंटेरोकाइनेज करता है। क्लियर है? फिर इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है। इंटेस्टाइनल अमाइलेज जो होता है शर्करा का पाचन करता है। कौन सी शर्करा का? पॉलीसैकेराइड का। ठीक है? फिर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या होते हैं? लैक्टोज, माल्टेज, सुक्रेज होते हैं जो डाइसैकेराइड का पाचन करते हैं। मतलब जो लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ये भी क्या है? डाइसैकेराइड है और इनका पाचन करता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करता है। क्लियर है? तो अभी तो आप लोगों को सिर्फ नाम याद रखने हैं कि आमाशय से हमारे कौन-कौन से एंजाइम्स आते हैं, कौन-कौन से जूस आते हैं, एचसीएल आता है, पेप्सिनोजन आता है, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज आता है, फिर आपको ये छोटे आंत वाले भी याद रखने हैं। अभी आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि अग्नाशय रस में सॉरी जो आंतरीय रस है उसके अंदर क्या-क्या होते हैं, एंटेरोकाइनेज होते हैं, इंटेस्टाइनल लाइपेज होते हैं, इंटेस्टाइनल अमाइलेज होते हैं, माल्टेज, माल्टोज, लैक्टेज, सुक्रेज होते हैं जो डाइसैकेराइड का पाचन करते हैं। ये सब आपको भी नाम याद रखने हैं, ठीक है? आगे मैं आपको बताऊँगी कि ये एंजाइम कैसे पाचन करते हैं, कि कैसे ये वाले एंजाइम डाइसैकेराइड का पाचन कर रहे हैं, ठीक है? और ये वाले एंजाइम जो अमाइलेज है वह कैसे हमारे शर्करा का पाचन कर रहा है, क्लियर? अब देखो, आती रस में और क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडेज। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? न्यूक्लिक एसिड का। तो अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है और ये याद रखना है अपने माइंड के अंदर कि जो न्यूक्लियोटाइडेज आ गया किसका पाचन कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है? अभी आप लोग नाम याद कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा इसको अप्लाई करके बताऊँगी कि कौन-सा एंजाइम कैसे पाचन कर रहा है। मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लिक एसिड का पाचन कैसे कर रहा है। क्लियर? फिर आता है डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज, ठीक है? डाइपेप्टाइडेज किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। क्लियर है? ये नाम याद करने हैं अभी। फिर क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे किसका पाचन कर रहे हैं, ठीक है? तो जो हमारा आंतरीय रस है, इंटेस्टाइनल जूस है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है एंटेरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज जो किसका पाचन करते हैं? डाइसैकेराइड का, न्यूक्लियोटाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, ठीक है? फिर आता है छोटी आंत का, जो मैंने बताया जो छोटी आंत है हमारी, उसका सबसे अंतिम भाग कौन-सा है? डुडोनियम, जुजोनियम, इलियम, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। मतलब छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग कहाँ पर खुलता है? बड़ी आंत के अंदर। देखो, ठीक है? ये हमारी होगी छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग।
ठीक है। तो हमारी छोटी आंत का कौन सा भाग क्षुद्रांत भाग या फिर इलियम भाग किसके अंदर खुलता है? बड़ी आंत के अंदर खुलता है। ठीक है। तो छोटी आंत यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारी आहार नाल के 7वें भाग की, जिसका नाम है बड़ी आंत। क्लियर? तो जो हमारी छोटी आंत होती है उसका कौन सा भाग? क्षुद्रांत भाग। छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग जो होता है वह बड़ी आंत में खुलता है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है? ये हमारी गस्सिका है। ठीक है। अब ये ग्रसिका है, ग्रसिका से भोजन कहाँ जा रहा है? हमारे आमाशय में जा रहा है। अब ये आमाशय का भोजन वापस ग्रसिका में भी तो जा सकता है। ठीक है। तो ये आमाशय का भोजन वापस ग्रसिका में ना जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है? एक अवरोधनी होती है, स्फिंक्टर होता है। ठीक है। जैसे ही हम खाना खा लेते हैं, ये अवरोधनी स्फिंक्टर बंद हो जाता है। ठीक है, ये बताया था मैंने। उसी प्रकार छोटी आंत का भोजन कहाँ पर वापस ना जाए? सॉरी, छोटी आंत से भोजन कहाँ पर आया? बड़ी आंत में। ठीक है। अब बड़ी आंत का भोजन वापस छोटी आंत में ना जाए, इसीलिए छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में भी एक स्फिंक्टर उपस्थित होता है, एक अवरोधनी उपस्थित होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में कौन सी स्फिंक्टर होता है, तो कौन सा स्फिंक्टर होता है? इलियोसिकल स्फिंक्टर। इसका नाम इलियोसिकल स्फिंक्टर क्यों है? छोटी आंत का जो तीसरा अंतिम भाग होता है उसे हम बोलते हैं इलियम। ठीक है। क्या बोलते हैं? इलियम। और बड़ी आंत के पहले भाग को हम बोलते हैं सीकम। ठीक है। तो छोटी आंत का ये क्या हो गया? इलियम। और ये हो गया इसका सीकम वाला भाग। तो इलियोसिकल स्फिंक्टर ऐसा स्फिंक्टर या फिर ऐसी अवरोधनी जो कहाँ पर प्रेजेंट है? इलियम और सीकम भाग के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे रखा था ना आमाशय ग्रसिका अवरोधनी, ऐसी अवरोधनी जो आमाशय और ग्रसिका के बीच में उपस्थित है उसे हमने बोला आमाशय ग्रसिका अवरोधनी। उसी प्रकार छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो अवरोधनी उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है। पता चल गया कि ये अवरोधनी क्यों उपस्थित है? क्यों? क्योंकि जो हमारी बड़ी आंत का भोजन है वह वापस छोटी आंत के अंदर ना जाए। क्लियर? देखो, छोटी आँच जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था छोटी आँच में क्या हो जाता है, भोजन का पूर्ण पाचन संपन्न हो जाता है। मतलब भोजन का सारा पाचन कहाँ पर सम कंप्लीट हो जाता है? हमारी छोटी आँत के अंदर, ठीक है? और वहाँ से वो अवशोषित भी हो जाता है। मतलब वहाँ से वो भोजन कहाँ चला जाता है? हमारे रक्त में चला जाता है और रक्त से कहाँ चला जाता है? जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है? फिर बचता है छोटी आँत के अंदर ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं होता है। अपचित भोजन या फिर अवशोषित पदार्थ। ठीक है। तो छोटे आंत के अंदर आते आते सारे भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। मतलब सारा भोजन जो भी सारे भोजन के जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और उनका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। मतलब वह हमारी आहार नाल से कहाँ चले जाते हैं? हमारी रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं और रक्त वाहिनियों से अब वो कहाँ जाएंगे? हमारे रक्त में जाएंगे और जहां पर भी उसकी जरूरत होती है वहां पर उसे सप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? फिर छोटी आंत के अंदर से जो सारे उपयोगी पदार्थ थे वो तो चले गए। फिर छोटी आंत के अंदर क्या बचा? अपचित पदार्थ व या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसा पदार्थ जिसका अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिसका अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है और अपचित पदार्थ वो कहाँ जाते हैं? हमारी बड़ी आंत में। ठीक है। अब बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के भी होते हैं 3 भाग। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। आगे देखते हैं। देखो, क्या है? बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारी बड़ी आंत का है, ठीक है? बड़ी आंत यहाँ पे यहीं कहीं पे बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत से खुल रही होगी और यहाँ पर हमारा स्फिंक्टर उपस्थित होगा। ठीक है? क्लियर है? अब मैंने आपको बताया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी आंत। ठीक है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जिस प्रकार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो देखो, पहला भाग क्या होता है? अंधनाल। पहला भाग क्या होता है? अंधनाल जिसे हम बोलते हैं सीकम। जिसे हम क्या बोलते हैं? सीकम। दूसरा भाग होता है वृद्धदांश जिसे हम बोलते हैं कोलोन। ठीक है? पहला भाग होता है सीकम,
अंधनाल बोलते हैं, दूसरा भाग होता है वृद्धांश जिसे हम कोलोन बोलते हैं और तीसरा भाग होता है मलाशय जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय जिसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। तो मैंने इनके इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों लिख दिए कि हमारी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग क्या होता है? सीकम। तो ये कौन-सा भाग है? सीकम, ठीक है? फिर ऊपर वाला रीजन आता है कोलोन और कोलोन के भी 3 भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग? 3 भाग। इंग्लिश में असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। हिंदी में कौन-कौन सी? आरोही वृद्धांश, अनुप्रस्थ वृद्धांश और अवरोही वृद्धांश, ठीक है? तो इसकी आरोही भुजा कौन-सी है कोलोन की? तो ये जो है इसकी आरोही भुजा है या फिर आप बोल सकते हो असेंडिंग कोलोन। क्या है? असेंडिंग कोलोन, ठीक है? तो ये है इसकी आरोही भुजा असेंडिंग कोलोन, ठीक है? फिर ये वाला भाग है इसका कौन-सा भाग? अनुप्रस्थ भाग, इसे हम बोलते हैं ये किसका अनुप्रस्थ भाग है? यह हमारी कोलोन का अनुप्रस्थ भाग है जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्लियर है? कि जो हमारी वृद्धांश होती है, कोलोन होती है, उसके 3 भाग होते हैं आरोही भुजा और अनुप्रस्थ भुजा और अवरोही भुजा। आरोही भुजा को हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ये है हमारी आरोही भुजा और असेंडिंग कोलोन, यह है हमारी अनुप्रस्थ भुजा या फिर ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है? और ये है हमारी अवरोही भुजा या फिर डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर है कि हमारी बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम और जो कोलोन भाग होता है उसके भी 3 भाग होते हैं, 3 भुजाएं होती है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है? हिंदी में हम बोलते हैं आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा और अवरोही भुजा। क्लियर है? तो ये कोलोन की या फिर वृद्धांश की आरोही भुजा है, ये अनुप्रस्थ भुजा है और ये अवरोही भुजा है। क्लियर? फिर आता है ये इसका रेक्टम वाला पार्ट। कौन-सा पार्ट? रेक्टम, ठीक है? जिसे हम मलाशय बोलते हैं, ठीक है? और मलाशय कहाँ पर खुल जाता है? हमारी एनस में, ठीक है? गुदा द्वार। हुँ। अब आप लोग देखो इस पूरे डायग्राम में मैंने आपको सारी स्ट्रक्चर समझा दिए, पर एक स्ट्रक्चर रह गई है जो मैंने आपको नहीं समझाई है। देखो, ये मैंने आपको बता दिया इसको हम सिक्कम बोलते हैं, इसको हम असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इसको मलाशय और इसको गुदाद्वार बोलते हैं। एक संरचना देखो, ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ये क्या है? अपेंडिक्स है। इसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स सबसे पहली बात यह एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग। इसका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं है। हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं आती है, ठीक है? ये पहले के ज़माने में या फिर बहुत पुराने टाइम में काम में आती थी। क्यों? क्योंकि ये किसका पाचन करती थी? सेल्यूलोज़ का। पुराने ज़माने में आप लोग देखोगे कि हम लोग क्या खाते थे? घास वगैरह खाते थे, तो उसके अंदर क्या होता था? सेल्यूलोज़ होता था। उस सेल्यूलोज़ का पाचन कहाँ पर होता था? हमारी इस अपेंडिक्स में होता था, ठीक है? क्लियर है? हमारी इस अपेंडिक्स में किसका पाचन करती है? सेल्यूलोज़ का। परंतु आज के टाइम पे हम लोग सेल्यूलोज़ नहीं खाते हैं, तो इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है? तो धीरे-धीरे, धीरे ये क्या होती जा रही है? विलुप्त हो रही है, ठीक है? धीरे-धीरे इसका साइज़ कम होता जा रहा है, क्लियर है? तो जो अपेंडिक्स है वह क्या है? एक अवशेषी अंग है। क्लियर है? अब एक चीज़ होती है कि क्या होता है कि इसको हम काट देंगे तो ये इसका क्या होता है कोई भी इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता है। जनरली आप देखोगे कि आपको बहुत से लोग सुनते हैं कि इसका अपेंडिक्स को ऑपरेशन हुआ है। तो क्या होता है जब हम भोजन खाते हैं तो क्या होता है वो भोजन यहाँ पर आता है सीकम भाग में कहीं न कहीं यहाँ पर अगर भोजन फँस जाता है तो वो क्या हो जाता है भोजन बच जाता है उससे क्या हो जाती है स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग से क्या हो जाता है ये फूल जाती है और पेट इसमें क्या होता है पेन होने लग जाता है, ठीक है? फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि आपकी तो अपेंडिक्स हो चुका है तो अपेंडिसाइटिस हो चुका है, तो उसमें क्या हो जाती है इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसे काट कर अलग कर दिया जाता है, ठीक है? बोलते हैं ना बहुत से लोग कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो उस ऑपरेशन में क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ठीक है? इसको काटने के बाद में हमारे शरीर पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है? हमारे शरीर में यह कोई भी काम नहीं आ रहा है। पुराने ज़माने में ये बहुत काम में आता था, बहुत पुराने समय में, परंतु आज के टाइम में यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशेषी अंग क्या है?
हमारी अपेंडिक्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अवशेषी अंग है। पहला ऑप्शन दे दिया जाता है थर्ड मोलर, जिसे हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता है अपेंडिक्स। तीसरा ऑप्शन दिया जाता है बोथ, दोनों, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया जाता है थर्ड मोलर या फिर अक्कल दाढ़। तो आप क्या आंसर दोगे? आप लोगों को आंसर देना है दोनों, सी, थर्ड नंबर का। क्यों? क्योंकि जो हमारी अक्कल दाढ़ है वो भी अवशेषी अंग है और जो हमारा अपेंडिक्स है ये भी अवशेषी अंग है। ठीक है, आप लोग ये नहीं कि आप लोग सिर्फ अक्कल दाढ़ को अवशेषी अंग करके ए टिक करके आ जाओ, नहीं। अक्कल दाढ़ और उसके साथ-साथ थर्ड मोलर और जो हमारी अपेंडिक्स है, दोनों ही हमारे अवशेषी अंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है? तो क्लियर है अपेंडिक्स के कितने भाग, सॉरी, जो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है? और कोलोन के कितने भाग होते हैं? इसकी आरोही भुजा, इसकी अनुप्रस्थ भुजा और इसकी अवरोही भुजा। क्लियर? क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं जो ये हमारी बड़ी आंत है इसके कार्य के बारे में। देखो, फिर क्या आ रहा है? वापस मैं एक बार डायग्राम बना लेती हूँ। क्लियर है? देखो, तो मैंने आपको बताया ये बड़ी आंत की कौन-सी भुजा है? आरोही, ठीक है? ये है इसकी अनुप्रस्थ, सॉरी, बड़ी आंत की कोलोन की अनुप्रस्थ। कौन-सी भुजा है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ भुजा और ये इसकी अवरोही भुजा, ठीक है? किसकी? हमारे वृद्धांश की या फिर कोलोन भाग की। जो हमारी बड़ी आंत है उसके कोलोन भाग की 3 भुजाएँ हैं वृद्धांश की, आरोही भुजा, अवरोही अनुप्रस्थ भुजा और अवरोही भुजा, ठीक है? तो जो हमारा वृद्धांश है उसकी अवरोही भुजा कहाँ पर खुलती है? हमारे मलाशय में। यहीं पर बताया था मैंने, यहाँ पर क्या होता है? मलाशय होता है। तो देखो, अवरोही भाग मलाशय में खुलता है। वो अवरोही भाग कहाँ पर खुला? हमारे इसके मलाशय में। क्लियर? जो गुदा द्वार द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है? जो अवरोही भाग है वो तो कहाँ खुला? मलाशय में। और मलाशय कहाँ पर खुल गया? गुदा द्वार के द्वारा कहाँ पर खुलता है? बाहर की तरफ खुलता है। क्लियर है? अब देखो, बड़ी आंत में कोई भी महत्वपूर्ण पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है? बड़ी आंत में कोई भी महत्वपूर्ण पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है? मैंने आपको छोटी आंत बताया था, तभी बताया था कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर संपन्न होता है? भोजन का पूर्ण पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर संपन्न हो जाता है, ठीक है? फिर ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है, मतलब अपचित भोजन या फिर अवशेषी भोजन या फिर वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ जो क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ या फिर ऐसे पदार्थ जिनका पाचन नहीं हुआ है, वो कहाँ पर आते हैं? हमारे बड़ी आंत में आते हैं, ठीक है? बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है, ठीक है? तो आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन का काम नहीं होता है, ठीक है? तो फिर भोजन बड़ी आंत के अंदर आखिर आ क्यों रहा है? आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हमारी बड़ी आंत में पाचन ही नहीं हो रहा है, तो भोजन बड़ी आंत के अंदर क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि बड़ी आंत भी भले ही उसमें पाचन नहीं हो रहा हो, और भी महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वो बड़ी आंत करती है। सबसे पहले देखो, ये क्या करती है? अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के कार्य, ठीक है? तो कुछ जल, खनिज एवं औषधि का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है? कुछ जल, खनिज और औषधि का। मतलब जो हमारा अपचित पदार्थ है, वो कहाँ पर आता है? हमारी बड़ी आंत में आता है। अब इस बड़ी आंत में उस अपचित भोजन में से क्या निकाल लिया जाता है? जल, ठीक है? तो बड़ी आंत में अपचित भोजन में से किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण क्यों होता है? क्योंकि उसे क्या कर दिया जाता है? थोड़ा ठोस बनाया जाता है, ठीक है? ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसे थोड़ा ठोस बनाया जाता है। क्लियर? तो बड़ी आंत क्या करती है? कुछ जल, खनिज और औषधि का अवशोषण करती है, ठीक है? और
सबसे इम्पोर्टेंट तो जल का अवशोषण करती है। जो हमारा अपचित पदार्थ होता है उसमें से जल का अवशोषण करती है। उस अपचित पदार्थ को क्या करती है, थोड़ा ठोस बनाती है। क्लियर? साथ ही में किसका अवशोषण करती है? औषधि का। हम लोगों ने क्या करा, कोई भी गोली ले ली, ठीक है? कोई भी टैबलेट, जैसे किसी को बुखार आ रही तो उसने क्या करा, पीसीएम ले लिया और पानी पी लिया। वो पीसीएम कहाँ गई? उसकी आहार नाल में गई। ठीक है? अब कुछ ड्रग्स होती है जो कहाँ पर अवशोषित होती है, मतलब वो ड्रग्स कहाँ पर आएगी, हमारी छोटी आंत में, सॉरी बड़ी आंत में आएगी और फिर यहाँ से वो कहाँ जाएगी, रक्त में जाएगी। ठीक है? तो उसका अवशोषण कहाँ से होता है? बड़ी आंत के अंदर। ठीक है? अलग-अलग ड्रग्स का अलग-अलग जगह से अवशोषण होता है। क्लियर है? तो कुछ औषधि का अवशोषण करने के काम में भी कौन आती है? हमारी बड़ी आंत आती है। ठीक है? हम ऐसे नहीं बोल सकते सारी औषधि का अवशोषण। कुछ औषधियों का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य अपचित पदार्थ से जल का अवशोषण करना। क्लियर? फिर देखो, श्लेष्म का स्त्रवण जो अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकने और स्नेहक होने के कारण उनका बाह्य निष्कासन आसान बनाता है। ठीक है? और बड़ी आंत क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। श्लेष्मा से क्या होगा? ये श्लेष्मा क्या करेगा? जो भी अपचित पदार्थ है वो उसके कण क्या होंगे? आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है? और उनको एक्सक्रीट करना इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है हमारी बड़ी आंत के कार्य कि बड़ी आंत पाचन नहीं करती है फिर भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है? तो देखो, क्वेश्चन बन सकता है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। याद रखना कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन का कार्य नहीं होता है। क्लियर है? सारा पाचन कहाँ पर संपूर्ण होता है? हमारी छोटी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत के क्या कार्य होते हैं? जल का अवशोषण, कुछ औषधियों का अवशोषण करना और क्या करना? म्यूकस का या फिर श्लेष्म का निर्माण करना। श्लेष्मा से क्या होगा? ये अवशोषित जो भी अवशेषित या अपचित पदार्थ है आपस में चिपक जाएंगे और इनको एक्सक्रीट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है? ये थी हमारी बड़ी आंत कि बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं। क्लियर? और बड़ी आंत के क्या कार्य होते हैं? अपचित भोजन में से या फिर जो भी भोजन होता है उसमें से जल कहाँ पर दे देती है? रक्त में। और उसमें से औषधियों का अवशोषण करती है। क्लियर है? बाकी यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता, मतलब बड़ी आंत के अंदर बड़े भोजन के कणों को छोटे कणों में परिवर्तित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सारे भोजन के कण कहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं? छोटी आंत के अंदर आते-आते सारे भोजन के कण छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और उनका अवशोषण भी हो जाता है। क्लियर है? बड़ी आंत में कौन-सा भोजन आता है? अपचित भोजन आता है या फिर ऐसी औषधियाँ आती हैं जिनका अवशोषण कहाँ पर होगा? हमारे बड़ी आंत में। क्लियर? हुँ। अब देखो, अपचित और अनावेशित पदार्थ को मल कहते हैं। ठीक है? तो देखो, मैंने ये बताई थी बड़ी आंत, ये भोजन छोटी आंत से अपचित पदार्थ यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इसके असेंडिंग भाग में गया, इसके ट्रांसफर भाग में गया और इसके अवरोही भाग में गया। ठीक है? यहाँ तक आते-आते इसमें से किसका अवशोषण हो जाएगा? जल, आयन, ड्रग्स, इनका अवशोषण हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? अवशोषण। ठीक है? कहाँ तक आते-आते? यहाँ तक। इसके बाद में इनमें जल का अवशोषण कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये पदार्थ जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जब तक इसमें क्या होता रहेगा? इन सब चीज़ों का अवशोषण होता रहेगा। ठीक है? यहाँ से ये कहाँ जाएँगे? रक्त में। उसके बाद में मलाशय के अंदर जो पदार्थ जाएगा, वो उसको हम क्या बोलते हैं? मल कहते हैं। ठीक है? तो ऐसा पदार्थ या फिर अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में रहता है। ठीक है? अब ये लाइन क्या बोल रही है? अपचित पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं, जो कहाँ पर संग्रहित होता है? हमारे मलाशय के अंदर। यह अपचित पदार्थ कहाँ पर संग्रहित होता है? यह अपचित पदार्थ हमारे मलाशय के अंदर संग्रहित होता है। ठीक है? और कैसे संग्रहित होता है? अस्थायी रूप से। मतलब थोड़े टाइम के लिए। तो याद रखना, अस्थायी अस्थायी संग्रहित होता है। ठीक है? कौन संग्रहित होता है? अपचित पदार्थ। उस अपचित पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं। और जो मल होता है हमारे आमाशय के अंदर अस्थायी रूप से कुछ समय तक क्या होता है?
संग्रहित होता है और जब भी टाइम आता है पर्टिकुलर टाइम पे उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को कि ये थी हमारी आहार नाल। यहाँ पर और अपचित पदार्थ को या फिर उस मल को कैसे बाहर निकाला जाता है? गुदा द्वार के द्वारा। तो गुदा द्वार क्या करता है? अपचित पदार्थ या मल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। क्लियर है? तो यहाँ खत्म होती है हमारी आहार नाल। ठीक है, तो हम लोगों ने आहार नाल कंप्लीट कर लिया है। आहार नाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मुख के बारे में पढ़ा, मुख गुहा के बारे में पढ़ा, दांत जीभ के बारे में पढ़ा, तालु के बारे में पढ़ा, ग्रसनी के बारे में पढ़ा, ग्रसिका के बारे में, आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा क्या? पूरा आहार नाल। ठीक है, यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है हमारा पूरा आहार नाल। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि भोजन कैसे ग्रसनी से आमाशय में आता है, आमाशय से छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से गुदा द्वार के द्वारा अपचित पदार्थ शरीर से बाहर चला जाता है। अब क्या होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आहार नाल है, देखो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था आहार नाल क्या है? एक ट्यूब है या फिर एक नाल है जिसकी कितनी ओपनिंग है? 2 ओपनिंग है। ठीक है, यही बताया था। जब हम इस आहार नाल को काटते हैं यहाँ से तो इसकी संरचना ऐसी दिखाई देती है। तो क्वेश्चन आता है आहार नाल की दीवारों के बारे में बताइए कि जो ये हमारी आहार नाल है किन किन दीवारों से मिलकर बनी है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को ऐसे काटते हैं और फिर जब इसे काटेंगे तो हमें ऐसी संरचना दिखाई देगी। क्लियर? कैसी संरचना दिखाई देगी? ऐसी संरचना। और हम क्या बताएंगे, इनकी दीवारों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी आहार नाल होती है उसकी दीवारों के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आहार नाल की दीवारों के बारे में कि जो आहार नाल है उसकी कौन कौन सी दीवार होती है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से। ठीक है, और खत्म कहाँ पर होती है? गुदा द्वार पर। यही बताया था स्टार्टिंग के अंदर, मैंने यही बताया था आहार नाल को जो होती है, आहार नाल का अग्र भाग कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होकर पश्चिम भाग गुदा पर समाप्त होता है। यही बताया था मैंने, यही बता रही थी कि मैं आहार नाल मुख से समाप्त होती है और गुदा द्वार पर खत्म होती है। तो हमारी आहार नाल की जो दीवार है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारी आहार नाल के अंदर ग्रसिका से, लाइन पढ़ना, आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ग्रसिका से, ग्रसिका से मलाशय तक। हमारी आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? 4। मतलब हमारी पूरी आहार नाल के अंदर 4 स्तर नहीं होते हैं। कहाँ-कहाँ 4 स्तर होते हैं? ग्रसिका से लेकर मलाशय भाग तक क्या होते हैं? 4 स्तर होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो ग्रसिका से लेकर बड़ी आंत तक क्या होते हैं? हमारी आहार नाल के 4। यहाँ आप बड़ी आंत भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मलाशय जो है बड़ी आंत का ही तो अंतिम भाग है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, अंधनाल, वृद्रांश और मलाशय। क्लियर है? तो हमारी जो होती है आहार नाल उसमें ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि आहार नाल की दीवार में 4 स्तर होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो आपको ध्यान रखना है मुख गुहा और ग्रसनी के अंदर आहार नाल के 4 स्तर नहीं होते हैं। क्लियर है? आहार नाल के 4 स्तर कहाँ से होते हैं? ग्रसिका से मलाशय तक होते हैं। मलाशय की जगह वहाँ पर बड़ी आंत या फिर मलाशय की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? बड़ी आंत वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखना है कि कहाँ से कहाँ तक 4 स्तर होते हैं? सिर्फ ग्रसिका से मलाशय तक ही 4 स्तर उपस्थित होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। क्लियर?
मुख, मुख गुहा, ग्रसनी और गुदा द्वार में आमाशय के मुख, मुख गुहा, ग्रसनी और गुदा द्वार में आहार नाल के 4 स्तर नहीं होते हैं। क्लियर? आहार नाल के 4 स्तर, 4 परत कहाँ से कहाँ तक होती है? सिर्फ और सिर्फ ग्रसिका से मलाशय तक। क्लियर है? क्लियर है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? ठीक है, तो आई होप आप लोग गलत ना करें। तो देखो, अब बात करते हैं आहार नाल की। ये तो हमें पता पड़ गया कि आहार नाल में कितनी परत होती है? 4 परत। क्लियर? आहार नाल में कितनी परत पाई जाती है? 4 परत। ठीक है, तो आहार नाल के सबसे बाहरी परत, मतलब ये हमारी आहार नाल है, इसको हमने काटा तो हमें ये ऐसे दिख रही है। ठीक है, अब आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या है? आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? सीरोसा। क्या बोलते हैं? सीरोसा। तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? आहार नाल की 4 परतें होती है और जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम बोलते हैं सीरोसा। क्लियर? आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं सीरोसा। इस डायग्राम के अंदर देखो, ये डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी डायग्राम से पूछा जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्लियर है? तो देखो, ये जो परत दिख रही है, ये परत है आहार नाल की सबसे बाहरी परत और इसी परत को हम लोगों ने क्या बोला? सीरोसा। तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? सीरोसा बोलते हैं। क्लियर? डायग्राम के अंदर भी क्लियर है? ये क्या है? हमारी आहार नाल की सबसे बाहरी परत, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीरोसा। क्लियर? डायग्राम के अंदर देखो, सीरोसा। फिर आता है सीरोसा परत की जो अंदर परत उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं मस्कुलरिस। ठीक है, सीरोसा परत के अंदर एक और परत होती है। सीरोसा परत के अंदर एक और परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस। क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस। उसे हम बोलते हैं मस्कुलरिस परत। तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं सीरोसा और सीरोसा परत के अंदर जो परत होती है उसे हम बोलते हैं मस्कुलरिस। क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस परत। तो डायग्राम के अंदर देखो, ये और ये क्या है? आपकी मस्कुलरिस परत। ये पूरी है आपकी मस्कुलरिस परत। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से मैंने वाइड बनाई है, यहाँ पर भी ये देखो, ये परत है हमारी मस्कुलरिस परत। तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत सीरोसा, सीरोसा परत के अंदर कौन सी परत होती है? मस्कुलरिस। अब देखो, तीसरी परत की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि आहार नाल में कितनी परतें होती हैं? 4। उसमें से 2 की तो बात कर ली, सबसे बाहरी परत सीरोसा और फिर सीरोसा के बाहर कौन सी होती है? मस्कुलरिस। अब हम बात करते हैं तीसरी परत। ठीक है, तीसरी परत सबम्यूकोसा। तो आहार नाल की मस्कुलरिस परत के अंदर जो परत उपस्थित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा, सॉरी, सबम्यूकोसा। क्या बोलते हैं? सबम्यूकोसा परत। क्लियर? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत को सीरोसा परत, सीरोसा परत के अंदर जो परत होती है उसे मस्कुलरिस और मस्कुलरिस परत के अंदर जो परत होती है उसे हम बोलते हैं सबम्यूकोसा। डायग्राम के अंदर देखो, ये वाली जो परत है, ये वाली परत, ये है आपकी सबम्यूकोसा। देखो, ये वाली सबम्यूकोसा। क्लियर है? ये क्या है? सबम्यूकोसा परत। किसकी? हमारी आहार नाल की। तो हमारी आहार नाल की तीसरी परत कौन सी है? सबम्यूकोसा परत। अब आता है सबम्यूकोसा परत के अंदर एक और परत पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं म्यूकोसा परत। क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा परत। तो आहार नाल की सबसे अंदर वाली परत को हम बोलते हैं म्यूकोसा परत। तो डायग्राम के अंदर देखो, ये जो आपको इसमें अनियमित वलय दिख रही है, देखो, ये ऐसे-ऐसे स्ट्रक्चर दिख रही है, ये और ये दोनों क्या है हमारी? ये है हमारी आहार नाल की सबसे बाहरी परत, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। सॉरी, सबसे आंतरिक परत। ठीक है? आहार नाल की सबसे आंतरिक परत जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा।
क्लियर है कि आहार नाल की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? म्यूकोसा। इस म्यूकोसा परत के अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? ल्यूमन। क्या है? गुहा है। इसी कैविटी के अंदर क्या जाता है? हमारा फूड जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो वापस देखो, आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं सिरोसा परत। ये यहाँ पर देखो, फिर इस वाले डायग्राम में देखो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत को सिरोसा परत, जो परत सिरोसा परत के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं मस्कुलैरिस। ठीक है, मस्कुलैरिस, ये है हमारी मस्कुलैरिस। फिर वह परत जो मस्कुलैरिस परत के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। ठीक है, ये हमारी सब म्यूकोसा परत। और आहार नाल की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? म्यूकोसा परत। ठीक है, तो ये है हमारी म्यूकोसा परत। ठीक है, और ये इसकी ल्यूमन। तो क्लियर है, आहार नाल की 4 परतें कौन-कौन सी है? सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सबसे ध्यान रखने की बात है, सिरोसा परत सबसे बाहर की तरफ होती है और म्यूकोसा परत अंदर की तरफ होती है। देखो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये डायग्राम मैं मिटा रही हूँ क्योंकि अब तो समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो देखो, सिरोसा परत क्या होती है? सबसे बाहरी। ठीक है, और अंदर। किसकी अंदर वाली परत? हमारी गट की या फिर हमारी आहार नाल की। क्लियर है? अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आहार नाल की परत का क्रम बताइए। ठीक है, आहार नाल की परत का क्रम बताइए बाहर से अंदर की तरफ। क्या बताइए? बाहर से अंदर की तरफ। मतलब हम कैसे चलेंगे? एक सेकेंड, इसको मिटा देती हूँ। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आहार नाल की परत का क्रम बताइए बाहर से अंदर की तरफ। मतलब जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले आहार नाल की कौन सी परत मिलती है? सिरोसा परत मिलती है। तो क्वेश्चन क्या है? आहार नाल की परत का क्रम बताइए बाहर से अंदर की तरफ। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें कौन सी परत मिलेगी? सिरोसा परत। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी होगी? सिरोसा परत। फिर आता है मस्कुलैरिस। ठीक है, फिर आएगा सबम्यूकोसा और फिर आएगा म्यूकोसा बाहर से अंदर जाने पर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? आहार नाल की परत का क्रम बताइए जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत है सिरोसा, फिर आती है मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा। ठीक है, तो जब हम आहार नाल में बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें कौन सी परत मिलेगी? बाहरी परत मिलेगी। तो सबसे पहले हमें मिलेगी सिरोसा, फिर हमें मिलेगी सब सॉरी मस्कुलैरिस, फिर हमें मिलेगी सबम्यूकोसा और अंत में मिलेगी हमें म्यूकोसा। क्लियर है? क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि आहार नाल की परत का क्रम बताइए जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है? अब ध्यान से सुनना। क्लियर है? क्वेश्चन अगर हो कि हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो आहार नाल की परत का क्रम बताइए। अब क्वेश्चन है अंदर से बाहर। जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें आहार नाल की कौन सी परत मिलती है? क्वेश्चन वापस सुनना कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो हमें आहार नाल की कौन सी परत मिलती है? ध्यान से सुनो कि जब हम मतलब आहार नाल के अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो हमें कौन सी परत मिलती है? सबसे अंदर वाली परत पहले मिलेगी। क्लियर है कि जब हम बाहर से अंदर जा रहे थे तो सबसे पहले हमें कौन सी परत मिल रही थी? बाहर वाली। और बाहर वाली परत कौन सी है? सिरोसा, फिर मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। अब क्वेश्चन यहाँ उल्टा हो गया है। क्वेश्चन क्या है? जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले आहार नाल की कौन सी परत मिलेगी? तो हमें सबसे पहले मिलेगी म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा मिलेगी, फिर हमें मिलेगी सबम्यूकोसा,
और फिर हमें मिलेगी मस्कुलैरिस और फिर हमें मिलेगी सिरोसा परत। क्लियर? क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, जब हम आहार नाल के अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो हमें कौन-कौन सी परतें मिलती है? जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें म्यूकोसा परत मिलती है, फिर हमें मिलती है सबम्यूकोसा, फिर हमें मिलती है मस्कुलैरिस और सबसे अंदर हमें मिलती है कौन-सी? सबसे बाहर हमें क्या मिलती है? सिरोसा परत, ठीक है? तो आहार नाल के अंदर से बाहर की तरफ जाने पर हमें कौन-कौन सी परत मिलती है? सबसे पहले हमें मिलती है म्यूकोसा, फिर उसके बाद में हमें मिलती है सबम्यूकोसा, फिर हमें मिलती है मस्कुलैरिस और अंत में हमें मिलती है सिरोसा। क्लियर है? क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंदर से बाहर जाना है, तो हम ये बताएँगे और अगर क्वेश्चन पूछता है कि बाहर से अंदर जाने पर परत बतानी है किसकी? आहार नाल की, तो हम यही सीरीज़ बताएँगे। सबसे बाहरी जब हम बाहर से अंदर जाएँगे तो सबसे बाहर कौन-सी परत होएगी? सिरोसा परत, फिर मस्कुलैरिस परत, फिर सबम्यूकोसा और म्यूकोसा परत। क्लियर है? तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देखना है कि क्वेश्चन के अंदर बाहर से अंदर पूछा गया है या फिर अंदर से बाहर। अगर क्वेश्चन के अंदर बाहर से अंदर पूछा गया है तो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सिरोसा, फिर मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अगर क्वेश्चन क्या है, अंदर से बाहर जाने पर आहार नाल की कौन कौन सी परत है, तो आप अगर क्वेश्चन ये है तो आप ये वाला आंसर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन-कौन सा कि आहार नाल की कौन से भाग में या फिर कहाँ से कहाँ तक में 4 परतें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है ग्रसिका से मलाशय या फिर बड़ी आंत तक 4 परतें होती हैं और इन परतों का क्रम, कि क्रम कौन-सा पूछा गया है, बाहर से अंदर पूछा गया है या फिर अंदर से बाहर पूछा गया है, ठीक है? अगर बाहर से अंदर पूछते ही या फिर अंदर से बाहर एक भी वर्ड चेंज होते ही आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको बताया कि आहार नाल की कितनी परतें हैं? 4 परतें। सबसे बाहरी वाली सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो ये मैंने आपको बताई सिरोसा, क्लियर? ये बताई मस्कुलैरिस। यही बताई कि सिरोसा परत की जो अंदर परत उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं मस्कुलैरिस, ठीक है? मस्कुलैरिस परत। अब देखो क्या होता है, जो मस्कुलैरिस परत होती है इसके 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन-कौन से? आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर, ठीक है? आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। हिंदी के अंदर देखो मस्कुलैरिस परत जो होती है इसके 2 भाग होते हैं, आंतरिक वर्तुल और बाह्य अनुदैर्ध्य। मतलब इसको हम जब ज़ूम करेंगे तो हमें इसमें 2 भाग दिखाई देंगे। देखो, अब मैं इस डायग्राम को मिटा रही हूँ। इसी वाले एनसीईआरटी वाले डायग्राम के अंदर देखेंगे। हम लोगों ने क्या करा, इस सेक्शन को यहाँ पर ज़ूम आउट कर लिया, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है? पहली कौन-सी है? बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी। बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी। तो बाहर की तरफ अनुदैर्ध्य परत उपस्थित होगी, ठीक है? किसकी? मस्कुलैरिस की। मस्कुलैरिस परत के 2 भाग होंगे, अनुदैर्ध्य और वर्तुल। जो बाहर वाला भाग होगा वो होगा हमारा अनुदैर्ध्य और जो अंदर वाला भाग होगा वो मस्कुलैरिस परत का कौन-सा भाग होगा? वर्तुल, मतलब सर्कुलर भाग, ठीक है? ये मैंने किसको ज़ूम आउट किया है? हमारी मस्कुलैरिस परत को। इस डायग्राम के अंदर ये वाली परत हमारी मस्कुलैरिस परत है। इसे जब हमने ज़ूम आउट करके देखा, तो हमें पता चला मस्कुलैरिस परत जो होती है 2 प्रकार की होती है, आंतरिक वर्तुल पेशियाँ और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियाँ। तो ये वाला हिस्सा तो बाहर वाला है, तो बाहर की तरफ क्या है? बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियाँ और अंदर की तरफ आंतरिक वर्तुल पेशियाँ। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। मस्कुलैरिस परत में बाहर की तरफ जो होती है कौन-सी परत होती है, कौन-सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है या फिर अनुदैर्ध्य पेशियाँ होती है और अंदर की तरफ सर्कुलर पेशियाँ होती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन क्या होगा अब? अब क्वेश्चन क्या होगा कि आहार नाल की परत का क्रम बताइए। उसके अंदर पहले तो वो आपको ऑप्शन दे रहा था सिरोसा, ठीक है? फिर वो आपको दे रहा था मस्कुलैरिस,
अब क्या होगा, वो मस्कुलरिस नहीं देके इन दोनों का नाम देगा। क्या देगा? इन दोनों का नाम देगा। और तीसरा जो होता है सबम्यूकोसा, वो सेम होगा। तीसरा क्या है? सबम्यूकोसा। और ये क्या है? म्यूकोसा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करा, मस्कुलरिस परत की जगह इन दोनों परतों का नाम दे दिया। तो आपको बताना है, क्रम पूछ रहा है बाहर से अंदर की तरफ। जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सिरोसा परत होती है। कौन सी परत होती है? सिरोसा। फिर सिरोसा परत के अंदर जो होती है, सबसे बाहरी परत कौन सी होगी? सिरोसा परत। तो सबसे पहले देखो, ये हो गई हमारी सिरोसा परत, ठीक है। फिर हम अंदर जाएँगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगी? बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियाँ। क्या मिलेगी? बाह्य अनुदैर्ध्य पेशिका। तो क्वेश्चन क्या है? बाहर से अंदर की तरफ किसका क्रम बताना है? हमारी आहार नाल की दीवार का। तो सबसे पहले हमें मिलेगी बाहर सिरोसा, फिर सिरोसा के से अंदर जाएँगे तो मस्कुलरिस परत में हमें सबसे पहले कौन मिलेगा? बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियाँ। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिरोसा, फिर आएगा बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियाँ, फिर हम और अंदर जाएँगे तो मस्कुलरिस परत में हमें कौन-सी परत पेशियाँ मिलेगी? आंतरिक वर्तुल पेशियाँ। तो सबसे पहले हमें मिलेगी सिरोसा, फिर हमें मिलेगी बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियाँ, ठीक है? फिर इसके बाद में हमें मिलेगी मस्कुलरिस परत की आंतरिक वर्तुल पेशियाँ, फिर आएगी हमारी सबम्यूकोसा परत और फिर आएगी हमारी म्यूकोसा परत। क्लियर है? क्लियर है कि क्वेश्चन क्या होगा? सिरोसा, फिर क्या आएगी? वो अनुदैर्ध्य पेशियाँ, फिर आएगी वर्तुल पेशियाँ, फिर आएगी सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। क्लियर है? ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? आहार नाल की दीवारें देखी, आहार नाल की 4 परतें होती हैं, उनके बारे में देखा और इनका क्रम देखा कि किस क्रम में ये परतें व्यवस्थित होती है। अब हम क्या करेंगे? इन परतों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ये हमारी सिरोसा परत है, इसका क्या फंक्शन है, ये हमारी आहार नाल में क्यों उपस्थित है, ये हमारी मस्कुलरिस परत है, ये हमारी आहार नाल में क्यों उपस्थित है, इसके बारे में अब हम क्या करेंगे? डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें सिरोसा परत। देखो, मैंने क्या बताया? ये आहार नाल की सबसे आहार नाल की सबसे बाहरी परत है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत है। तो आहार नाल की क्या है? बाहरी परत है, एक पतली मेसोथीलियम की बनी होती है। एक पतली मेसोथीलियम और कुछ संयोजी ऊतकों की बनी होती है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिरोसा परत है, इसका क्या फंक्शन होता है? सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आता है, क्या करती है? किसकी बनी हुई होती है? पतली मेसोथीलियम और संयोजी ऊतकों की बनी होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट पूछी जाती है कि जो हमारी सिरोसा परत है, वह किसकी बनी होती है? मेसोथीलियम और संयोजी ऊतकों की बनी होती है, ठीक है? इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो हमारी सिरोसा परत है, वह पतली मेसोथीलियम और कुछ संयोजी ऊतकों की बनी होती है। क्लियर है? सबसे बाहरी परत है और किसकी बनी है? मेसोथीलियम और कुछ संयोजी ऊतकों की बनी है। फिर आता है, ये क्या काम करती है? सुरक्षा प्रदान करने का। क्या फंक्शन करती है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है सिरोसा परत। सिरोसा परत का क्या फंक्शन है? कुछ ही फंक्शन नहीं है, सिर्फ क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है? और किसकी बनी है? संयोजी ऊतकों की बनी है और सबसे बाहरी परत है। ठीक है? तो सिरोसा परत के बारे में बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब मैंने सबको बताया कि सिरोसा परत के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले, ठीक है? अब अगर हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाहर से अंदर। तो सबसे बाहर हमें कौन-सी परत मिलती है? सिरोसा परत। तो सिरोसा परत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है मस्कुलरिस, ठीक है? जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें सिरोसा परत मिलती है, फिर हमें मस्कुलरिस परत मिलती है, फिर हमें मिलती है सबम्यूकोसा और फिर हमें कौन-सी परत मिलती है? म्यूकोसा। क्लियर है? हमें कौन-सी परत मिलती है?
हमें कौन सी परत मिलती है? म्यूकोसा परत मिलती है, ठीक है। वहीं अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएँ तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा। अंदर से बाहर, क्लियर? अंदर से बाहर जाएँगे तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले हमें मिलेगी म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलस और सीरोसा। तो हम लोगों ने सीरोसा के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? मस्कुलरिस परत के बारे में, ठीक है? तो देखते हैं। मस्कुलरिस परत। मस्कुलरिस परत क्या करती है? गति का निर्माण करती है, ठीक है। सबसे पहली बात, सीरोसा परत के अंदर की तरफ उपस्थित होती है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? गति का निर्माण करती है। और मस्कुलरिस परत जो होती है, वह 2 प्रकार की गति का निर्माण करती है। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मस्कुलरिस परत, ठीक है। क्या करती है? गति का निर्माण करती है, ठीक है। गति का निर्माण करती है, या फिर आप बोल सकते हो मूवमेंट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। हुँ। ठीक है, तो जो मूवमेंट बनाती है वो क्या होते हैं? मिक्सिंग मूवमेंट और क्रमानुकुंचन गति। मिक्सिंग मूवमेंट में क्या करती है? ये हमारे पेट में जो भोजन और जूस को मिलाती है। अभी-अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करती है? गति का निर्माण करती है, 2 प्रकार की गति बनाती है, एक तो मिक्सिंग मूवमेंट और दूसरा इसमें क्या होता है? क्रमानुकुंचन गति। ठीक है, जो मिक्सिंग मूवमेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है? हमारे पेट में, मैंने आपको बताया हम लोगों ने मुँह में भोजन खाया, फिर मुँह में भोजन ग्रसनी से कहाँ गया? हमारे आमाशय में गया। क्लियर? ये बताया कि ग्रसिका से ग्रसनी में और ग्रसनी से भोजन कहाँ गया? आमाशय में गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे आमाशय में क्या होता है? जठर रस का स्त्रवण करता है। क्या होता है? जठर रस का स्त्रवण। तो इस जठर रस को भोजन से अच्छी तरह से कौन मिलाता है? इस जठर रस को भोजन में अच्छी तरह से मिलाने का कार्य कौन करता है? हमारी मस्कुलरिस परत करती है, ठीक है? तो ये क्या करती है? मिक्सिंग मूवमेंट का निर्माण करती है। इस मिक्सिंग मूवमेंट के दौरान क्या होता है? जो हमारी मस्कुलरिस परत है, वो क्या करती है? एक गति का निर्माण करती है और उससे हमारे पेट में, हमारे आमाशय में जो भी भोजन होता है, वह रस से अच्छी तरह से मिल जाता है। क्लियर है? फिर आती है दूसरी गति, क्रमानुकुंचन गति। संकुचन करके भोजन को नीचे भेजता है। मतलब जैसे ये पाइप है, तो यहाँ पर कोई भी भोजन है, ठीक है? ये भोजन है। अब ये इस पे क्या लगाती है? फ़ोर्स लगाती है। ठीक है? क्या लगाती है? फ़ोर्स लगाती है। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा पिचक जाएगा तो इसका भोजन नीचे आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? यहाँ पर इसने क्या करा? संकुचन करा, फ़ोर्स लगाया और फिर यहाँ का भोजन कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अब सारा भोजन जब नीचे आ गया तो यहाँ पर ही छोड़ देगी, वापस फ़ोर्स कहाँ पर लगाएगी? फिर ये फ़ोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, ठीक है? फिर भोजन यहाँ से कहाँ जाएगा? और नीचे जाएगा। ठीक है? फिर जब भोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या करेगी? यहाँ पर फ़ोर्स नहीं लगाएगी, यहाँ पर संकुचन नहीं करेगी, यहाँ पर संकुचन कराएगी और फिर भोजन नीचे जाएगा। क्लियर है? तो जो मस्कुलरिस परत होती है, वह क्या करती है? गति का निर्माण करती है। कौन-कौन सी गति? मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट क्या करता है? हमारे पेट में जूस को भोजन से अच्छी तरह मिलाता है। यह जूस ही तो क्या करता है? हमारे भोजन का पाचन करता है। तो जूस को भोजन से अच्छे से मिलाने का कार्य कौन करता है? मिक्सिंग मूवमेंट। यह मूवमेंट किसके द्वारा आता है? मस्कुलरिस परत के द्वारा। फिर आती है क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति क्या करती है? संकुचन करके भोजन को नीचे पहुँचाती है। देखो मैंने आपको बताया भोजन यहाँ पर था, पहले हमने यहाँ फ़ोर्स लगाया तो यहाँ का भोजन नीचे आया, फिर यहाँ हमने छोड़ दिया, फिर हमने यहाँ फ़ोर्स लगाया तो यहाँ का भोजन नीचे आया, फिर ऐसे क्या होगा? धीरे-धीरे भोजन नीचे जाएगा, ठीक है? फिर आता है कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी उपस्थित होती है, ठीक है? हमारे आमाशय के अंदर मस्कुलरिस परत के अंदर क्या होती है? एक तिर्यक पेशी उपस्थित होती है। यह तिर्यक पेशी क्या करती है? जो हमारा एचसीएल होता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको? किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? हमारी आहार नाल को। तो जो हमारी आहार नाल या फिर जो हमारे आमाशय की कोशिकाएँ होती हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो आप लोग याद रखना कि आमाशय के अंदर जो मस्कुलरिस परत होती है, उसके अंदर क्या होता है? एक तिर्यक पेशी उपस्थित होती है। ये तिर्यक पेशी क्या करती है? एचसीएल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एचसीएल से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तिर्यक पेशी कहाँ पर उपस्थित होती है, तो हमारे आमाशय के अंदर उपस्थित होती है और 1-2 जगह और होती है, परंतु हमारे आमाशय में तो
उपस्थित होती ही होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा मस्कुलरिस परत। तो हम लोगों ने सीरोसा के बारे में बात कर लिया, मस्कुलरिस परत के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे सब म्यूकोसा परत के बारे में। तो देखो, सब म्यूकोसा परत, ठीक है? सब म्यूकोसा स्तर में रुधिर, लसिका, तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। मतलब जो हमारा सब म्यूकोसा परत होती है, इसके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, नर्व वेसल्स होती है, लिम्फ्स होते हैं, हाई ब्लड सप्लाई होती है। मतलब जो रक्त वाहिनियां होती है, लसिका होती है, रुधिराणु होते हैं, इनकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जो हमारी सब म्यूकोसा परत है, उसके अंदर क्या होती है? हाई ब्लड सप्लाई, हाई नर्व सप्लाई, ठीक है? और लिम्फ सप्लाई होती है। और ये किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतकों की बनी होती है। स्पेशली क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि यह परत किसकी बनी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया सिरोसा परत भी संयोजी ऊतकों की बनी होती है, उसी प्रकार जो हमारी सब म्यूकोसा परत है वह भी क्या होती है? संयोजी ऊतकों की बनी होती है। और इस परत के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पाई जाती है। क्लियर है? तो सब म्यूकोसा स्तर में रुधिर, लसिका, तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। किसकी? मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। क्लियर है? तो सब म्यूकोसा स्तर किसका बना होता है? सब म्यूकोसा स्तर में रुधिर, लसिका, तंत्रिकाणु ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और ये किसकी? मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक है? ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा परत में पाई जाती है। ठीक है? जनरली ओवरऑल क्या होता है? सब म्यूकोसा परत के अंदर कोई भी ग्रंथियां नहीं होती है। ठीक है? सब म्यूकोसा परत के अंदर कोई भी ग्रंथियां नहीं होती है, परंतु ग्रहणी या फिर छोटी आंत, ग्रहणी छोटी आंत का ही भाग है। छोटी आंत के अंदर जो सब म्यूकोसा परत है, उसके अंदर क्या होती है? ग्रंथियां पाई जाती है। और उस ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? ब्रूनस ग्रंथि। तो अब सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ब्रूनस ग्रंथियां कौन सी परत के अंदर उपस्थित होती है? सब म्यूकोसा परत के अंदर उपस्थित होती है। या फिर क्वेश्चन क्या है? सब म्यूकोसा परत किसके अंदर ब्रूनस ग्रंथियों का निर्माण करती है? छोटी आंत के अंदर या फिर हमारी ग्रहणी के अंदर ग्रंथियों का निर्माण करती है। और कौन सी ग्रंथियों का? ब्रूनस ग्लैंड का निर्माण करती है। डायरेक्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। ब्रूनस ग्लैंड का निर्माण कौन सी परत से होता है? सब म्यूकोसा से। या फिर सब म्यूकोसा परत कौन सी ग्रंथियों का निर्माण करती है और कहाँ करती है? ब्रूनस ग्रंथि का निर्माण करती है। और कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर करती है। तो ये इसका मेन है कि ये कहाँ पर किसका निर्माण करती है? ग्रंथि का निर्माण करती है। ठीक है? सब म्यूकोसा परत कहीं पर भी ग्रंथि का निर्माण नहीं करती है, परंतु छोटी आंत के अंदर वह ग्रंथि का निर्माण करती है। और उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ब्रूनस ग्रंथि बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूकोसा सब म्यूकोसा परत ग्रहणी के अंदर छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि बनाती है? ब्रूनस ग्रंथि का निर्माण करती है। क्लियर है? तो सब म्यूकोसा परत क्या कर रही है? इसमें क्या होती है? हाई ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है, लिम्फ होता है और मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। साथ ही में ये क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ ग्रहणी के अंदर छोटी आंत में कुछ ग्रंथियां बनाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? उस ग्रंथियों को हम बोलते हैं ब्रूनस ग्लैंड। ठीक है? क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आए कि ब्रूनस ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। फिर आती है सपोर्ट करती है म्यूकोसा परत को। देखो, मैंने सबसे पहले बताया सबसे बाहरी परत होती है सीरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। तो ये जो म्यूकोसा परत है, म्यूकोसा परत को क्या करती है? सपोर्ट करती है। कौन? क्लियर? कि सिरोसा परत, सॉरी, जो म्यूकोसा परत है उसको सपोर्ट कौन करता है? सब म्यूकोसा परत। ठीक है? ये क्या करती है? इससे कोई भी वेस्ट मटेरियल, मतलब देखो म्यूकोसा यहाँ है, ये सब म्यूकोसा है और ये म्यूकोसा। तो ये क्या करती है? इसे देती है ऑक्सीजन और पोषक तत्व। ठीक है?
और इससे जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, वो कौन ले लेती है? सब म्यूकोसा परत। तो देखो कैसे सब म्यूकोसा परत को सपोर्ट कर रही है। मतलब 1 सेकंड, इसको छोड़ो, इसको बाद में बताऊँगी मैं। अभी आप लोग इतना ध्यान रखो कि जो म्यूकोसा परत होती है, वह सब म्यूकोसा परत को क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है सब म्यूकोसा परत। अब हम लोग बात करने वाले हैं आहार नाल की सबसे आंतरिक परत, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है? क्लियर है? सब म्यूकोसा परत क्या करती है और कहाँ पर ग्रंथियों का निर्माण करती है? सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत के अंदर। ठीक है? तो अब हम लोग देख रहे हैं म्यूकोसा परत। ठीक है? सबसे आंतरिक परत होती है। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत होती है। क्या होती है? आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी अंदर वाली जो परत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसे विलय कहते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ये जो हमारी म्यूकोसा परत है, यह आमाशय के अंदर क्या करती है? अनियमित वलय बनाती है। इस अनियमित वलय को हम बोलते हैं रेगे। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि मतलब क्वेश्चन क्या आता है? रेगे का निर्माण कहाँ पर होता है? हमारे आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर क्या होता है? जो म्यूकोसा परत होती है, वह फोल्डिंग बनाती है और उन्हीं फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? रेगे बोलते हैं। ठीक है? तो रेगे का आमाशय के अंदर रेगे का निर्माण कौन करता है? कौन करती है? म्यूकोसा परत। ठीक है? वहीं छोटी आंत के अंदर ये उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती है। ठीक है? उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती है। ऐसे उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाए इसने। ठीक है? छोटी आंत क्या करती है? उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती है। इन उंगलीनुमा प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई या फिर सूक्ष्मांकुर। ठीक है? तो आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? म्यूकोसा परत। और यह म्यूकोसा परत आमाशय के अंदर अनियमित वलय बनाती है, जिसे हम रेगे बोलते हैं। तो आमाशय के अंदर रेगे का निर्माण कौन करता है? म्यूकोसा परत। वहीं दूसरी तरफ जो म्यूकोसा परत होती है, छोटी आंत के अंदर अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाती है। इन अंगुलीनुमा प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्लियर? अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से ये क्या है? इन विलाई को हम क्या बोलते हैं? अंकुर। ठीक है? इंग्लिश में हम लोगों ने बोला विलाई और हिंदी में हम बोलते हैं अंकुर। तो देखो, अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं। अब ये जो अंकुर है, इसकी जो कोशिका है, इससे भी क्या होता है? असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं। देखो, पहले यहाँ देखो, असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर या फिर माइक्रोविलाई। तो ये क्या हो गए? इन्हें हम सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। ठीक है? माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। हाँ, देखो, इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। ठीक है? तो जो म्यूकोसा परत होती है आमाशय के अंदर, म्यूकोसा परत छोटी आंत के अंदर अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाती है, जिसे हम विलाई कहते हैं। इस विलाई के ऊपर असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध दिखाई देते हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। जब हम इसे जूम करके देखेंगे तो ये है हमारी विलाई। ठीक है? इस विलाई के ऊपर क्या उपस्थित है? ये सूक्ष्म प्रवर्ध। इस सूक्ष्म प्रवर्ध को हमने बोला माइक्रोविलाई। क्लियर? ये येलो कलर से बनाया मैंने विलाई, और इसके ऊपर व्हाइट कलर से और असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध बनाए, जिसे हमने बोला माइक्रोविलाई। तो म्यूकोसा परत छोटी आंत के अंदर
क्या बनाती है? अंगुलीनुमा प्रवर्त बनाती है, जिसे हम विलायक कहते हैं। विलायक के ऊपर भी असंख्य सूक्ष्म क्या होते हैं? असंख्य सूक्ष्म प्रवर्त निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है? जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। देखो ये हमारा ब्रश होता है, उसपे ऐसी-ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो जब सारी जगह ऐसी-ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो ये कैसे लगेगा? ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। ठीक है? यह रूपांतरण सतह क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देती है। ठीक है? अब ये रूपांतरण क्यों हुआ है? देखो, ये रूपांतरण इसलिए हुआ है कि देखो ये इतनी कोशिका है, ये मान लो ये सीधी है। अगर छोटी आंत की परत ऐसे सीधी होती, ठीक है, तो इतना होता। अगर इसी को मैं ऐसे करके रख दूँ, तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा में आ सकती है। मतलब जो पदार्थ है वो यहाँ पर ज़्यादा आके चिपकेगा। ठीक है? ज़्यादा आके चिपकेगा तो वो ज़्यादा उसका अवशोषण होगा और वो ज़्यादा कहाँ पर जाएगा? रक्त में जाएगा। ठीक है? मतलब अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए? भोजन के कण आए और वो किससे चिपके? हमारी सूक्ष्मांकुर से, माइक्रोविलाई से और वहाँ से कहाँ जाए? हमारे रक्त में जाए। तो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए क्या कर दिया जाता है? विलाई का निर्माण किया जाता है। तो विलाई का निर्माण क्यों किया जाता है? ताकि अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए। ठीक है? क्लियर है? यह रूपांतरण सतह क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है, जिससे क्या हो? अवशोषण ज़्यादा हो। इसीलिए क्या किया जाता है? इसी के लिए क्या बनाया जाता है? ये बनाया जाता है विलाई और माइक्रोविलाई। तो क्लियर है कि विलाई कहाँ पर उपस्थित होती है? हमारी छोटी आंत में और माइक्रोविलाई कहाँ होती है? विलाई के ऊपर हमारी छोटी आंत में और रेगे कहाँ उपस्थित होते हैं? हमारे आमाशय के अंदर और इनका निर्माण कौन करता है? म्यूकोसा परत। क्लियर है? एक-एक वर्ड अच्छे से क्लियर करना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है जो इस स्नेह के लिए म्यूकस का स्रवण करती है। जो हमारी म्यूकोसा होती है उसके ऊपर क्या होती है? म्यूकोसा के ऊपर कलश कोशिकाएं होती है। ये कलश कोशिकाएं क्या करती है? म्यूकस का स्रवण करती है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिकनाई प्रदान करता है। अगर भोजन चिकना होगा तो वह आसानी से उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर है? तो म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है जो इस स्नेहक के लिए म्यूकस का स्रवण करती है। म्यूकस का स्रवण करती है, म्यूकस भोजन से चिपकेगा और कैसा हो जाएगा? स्नेहक हो जाएगा, लुब्री मतलब चिकना हो जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारी म्यूकोसा परत। क्लियर कि आहार नाल में कैसी म्यूकोसा परत है। अब देखो आगे देखते हैं। हम्म अंकुरों में केशिकाओं का जाल होता है। अंकुरों में क्या होता है? केशिका का जाल फैला रहता है, जिसमें ये देखो मैं अब क्या कर रही हूँ? इन अंकुरों को बड़ा करके बना रही हूँ। क्लियर? अंकुरों में केशिकाओं का जाल होता है जिसमें एक बड़ी लसिका वाहिनी होती है जिसे हम लेक्टियल्स बोलते हैं। देखो इसके अंदर क्या होगा? ये क्या है? हमारे सूक्ष्मांकुर है। अब इसमें क्या है? रक्त वाहिनी भी होगी। तो ये मैं बना दी, धमनी बना दी मैंने। ठीक है? रेड कलर से मैंने बना दी, शिरा बना दी। क्लियर? तो क्या है? सूक्ष्म अंकुरों में केशिकाओं का जाल होता है जिसमें एक बड़ी लसिका, केशिका बोल रहा है ये, ठीक है? केशिकाओं का जाल होता है जिसके अंदर एक बड़ी लसिका, अभी मैं सिर्फ लसिका वाहिनी को जूम करती हूँ, केशिकाओं को हटा रही हूँ, ठीक है? लसिका वाहिनी अच्छे से समझना है हमें इसलिए। तो ये देखो ये बनाए सूक्ष्मंकुर, इसके अंदर क्या है? आप लोग मान लो अभी मैंने बनाया था, इसके अंदर केशिकाओं का जाल है, उसके अंदर एक बड़ी लसिका वाहिनी है। क्या है? बड़ी लसिका वाहिनी। इस लसिका वाहिनी को हम क्या बोलते हैं? इस लसिका वाहिनी को हम बोलते हैं लेक्टियल। तो क्वेश्चन क्या होगा कि लेक्टियल क्या है? तो अंकुरों के अंदर रक्त वाहिनियों का जाल होता है, उस जाल के अंदर एक बड़ी लसिका वाहिनी होती है और इस लसिका वाहिनी को ही हम क्या बोलते हैं? लेक्टियल्स बोलते हैं। ये लेक्टियल्स क्या करती है? वसा का अवशोषण करती है। क्या करती है? वसा का
क्या करती है? वसा का अवशोषण। तो ध्यान रखना, हमारे वसा का अवशोषण डायरेक्ट नहीं होता है। वसा का अवशोषण कौन करता है? ये लैक्टियल्स करती है। लैक्टियल्स क्या होती है? सूक्ष्म अंकुर। वसा का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या उपस्थित होती है? लैक्टियल्स। ये लैक्टियल्स ही क्या करती है? वसा का अवशोषण करती है और कोई वसा का अवशोषण नहीं करता है। तो छोटी आंत के अंदर क्या होते हैं? अंकुरों में केशिकाओं का जाल होता है। इस केशिकाओं के जाल में एक बड़ी लसिका वाहिनी होती है। इस लसिका वाहिनी को हम लैक्टियल बोलते हैं और यही लैक्टियल क्या करती है? वसा का अवशोषण करती है। क्लियर है कि वसा का अवशोषण कौन करता है? लैक्टियल करता है। अगर ये लैक्टियल नहीं होगा तो वसा का अवशोषण नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है? तो इम्पोर्टेंट है कि वसा का अवशोषण कैसे होता है? लैक्टियल के द्वारा ही होता है और लैक्टियल कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी छोटी आंत के अंदर। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म अंकुर है कहाँ पर है? हमारी छोटी आंत के अंदर है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे पाचक ग्रंथियां या फिर सहायक ग्रंथियां, क्योंकि आहार नाल तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां या फिर सहायक ग्रंथियां। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।